आइए बात करते हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का सीक्रेट प्लान तैयार हो गया है। इसी सीक्रेट प्लान पर हम बात करेंगे कि मोदी को हराने का आखिर सीक्रेट प्लान क्या है, इस सीक्रेट प्लान की तैयारी किसने की है, क्यों की है, कैसे मोदी को शिकस्त दी जाए, इसकी तैयारी कैसे कर ली गई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 2014 की वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड जीत हासिल की थी और लगभग 282 सीटें जीती थी। वो तस्वीरें हम दिखाएंगे 2014 की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 साल बाद प्रचंड बहुमत बीजेपी ने हासिल किया था और करारी शिकस्त थी बाकियों के लिए। तो प्रधानमंत्री को हराने की अब रणनीति तैयार हो रही है, एक सीक्रेट प्लान 2024 के लिए तैयार हो रहा है। सोचिए जरा, यह प्लान कौन तैयार कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की किसने तैयारी की है, इसके लिए कौन कौन शामिल है, कैसे रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि न सिर्फ 2014, 2019 में बीजेपी को 14 के मुकाबले और ज्यादा सीटें मिली और सीटें मिली 300 से ज्यादा। 2014 में 282, 2019 में 303। वोट परसेंटेज 2014 में लगभग वोट परसेंटेज 31 था, 2019 में 37% वोट मिला। आखिर इस प्रचंड जीत की बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में टक्कर देने के लिए और शिकस्त देने के लिए तैयारी शुरू हो गई है और इसकी तैयारी हो रही है महाराष्ट्र में यानी मुंबई में। आपको बताएं, खबर यह है, बड़ी खबर यह है कि प्रशांत किशोर यानी पीके और शरद पवार की मुलाकात हुई मुंबई में, शरद पवार के घर मुंबई में सिल्वर ओक्स पर, और इस मुलाकात में ही मोदी को हराने का सीक्रेट प्लान तैयार किया गया। ऐसी अटकलें और खबरें हैं, यह बताया जा रहा है कि पीके ने आखिर वो सीक्रेट प्लान तैयार किया। पीके जो कि रणनीतिकार है और पीके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी काम किया है। तो कैसे आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकस्त दी जानी है, यह आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं पीके कौन है। पीके कौन है जरा जल्दी से जान लीजिए। यह है प्रशांत किशोर, चुनाव विश्लेषक है प्रशांत किशोर। इसे जल्दी से मूव करेंगे। चुनावी रणनीति बनाते हैं प्रशांत किशोर, इन्होंने ही रणनीति बनाई है। मीडिया प्रचार कंपनी चलाते हैं प्रशांत किशोर और कई दलों के लिए भी रणनीति बनाई है, जैसे कि ममता बनर्जी के लिए भी प्रशांत किशोर स्ट्रैटेजी बना रहे थे। 2011 में बीजेपी के साथ प्रशांत किशोर ने शुरुआत की थी और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार 2012 में सीएम बनाया था गुजरात का। प्रशांत किशोर की उसमें अहम भूमिका थी। जेडीयू में शामिल हुए लेकिन उसके बाद निकाल दिए गए प्रशांत किशोर। 8 सालों तक संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस में प्रशांत किशोर काम कर चुके हैं और बिहार के रोहतास के रहने वाले। तो यही प्रशांत किशोर ने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में हराने का सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया। यह रिपोर्ट देखिए जरा, उसके बाद आपको बताएंगे पूरा सीक्रेट प्लान क्या है। देखिए पहले रिपोर्ट। मोदी की मार, विपक्ष लहूलुहान। मोदी के खिलाफ सीक्रेट प्लान। क्या है पीके पवार का गेम प्लान? हिंदुस्तान की सियासत में नरेंद्र मोदी की बादशाहत को चुनौती देने के लिए पिछले 7 साल से तमाम विपक्षी पार्टियां हर तरह के टोटके आजमा रही हैं, प्लानिंग कर रही हैं, साजिश रच रही हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। अब नए सिरे से एक बार फिर कोशिश शुरू हो गई है। पवार ने पीके यानी प्रशांत किशोर के साथ सीक्रेट मीटिंग की है। लंबी योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। मोदी एक बार फिर निशाने पर हैं, लेकिन कहते हैं ना, दिल्ली दूर है। क्योंकि लाख टके का सवाल है कि क्या विपक्षी पार्टियां 2024 में मोदी को चुनौती दे पाएंगी? 2019 में भी वो ऐसी कोशिश कर चुकी हैं। तो क्या ऐसा कोई प्लान हो सकता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा सके? क्या ऐसी कोई रणनीति हो सकती है 2024 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे सके? जो ये बैठक हुई, 3 घंटे बैठक चली। आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर बैठक में हुआ क्या। देखिए जरा ध्यान से, यह बैठक मुंबई के सिल्वर ओक में हुई, शरद पवार और प्रशांत किशोर के दरमियान। बताया जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि पीके पवार में सीक्रेट मीटिंग हुई। सिल्वर ओक में 3 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक
में कोई और मौजूद नहीं था। बंद कमरे में यह बातचीत हुई है, 3 घंटे की बैठक। मीटिंग के वक्त कोई और तीसरा शख्स नहीं था, लेकिन पीके से सवाल जरूर इससे जुड़े हुए किए गए। इसके अलावा आपको बताएं, प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चेबंदी की तैयारी है कि कैसे सबको एक साथ लाया जाए। 2024 दूर है, लेकिन तैयारी अभी से करनी होगी, क्योंकि ममता बनर्जी और बंगाल के जो नतीजे हैं उसके बाद विपक्ष को जरूर एक उत्साह मिला है, और इसलिए पीके ने रणनीति बनाई थी बंगाल के चुनाव की। इसलिए सबकी नजरें पीके पर हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि पीके की रणनीति कितनी कामयाब है। इसका आपको उदाहरण देने जा रहे हैं कि पीके कितने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं। क्या वो 24 में वो सीक्रेट प्लान बना पाएंगे, कितने कामयाब है पीके, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत करूंगा 2014 से। 2014 में पीके ने दरअसल रणनीति बनाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर पीके ने पूरे 2014 लोकसभा चुनाव को जमीन पर उतारा था। ये देख रहे हैं, ये प्रशांत किशोर को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रशांत किशोर खड़े हुए हैं, इस रणनीति में शामिल थे। और 14 के नतीजे आपको बताने की जरूरत नहीं। देखिए जरा 14 के नतीजे अगर मैं दिखाऊं, प्रशांत किशोर ने 14 चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में लड़ाया। देखिए 336, 2014 में एनडीए को 336 सीटें मिली थी, कुल 543 सीटें, और यूपीए के खेमे में 103 सीटें आई थी। आपको बताएं कि बीजेपी को अकेले 2014 में 282 सीटें मिली थी, और प्रशांत किशोर रणनीतिकार थे। न सिर्फ यह प्रशांत किशोर का सक्सेस रेट है, यही प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री को हराने के लिए सीक्रेट प्लान तैयार कर रहे हैं। वो सीक्रेट प्लान में शामिल, यह तस्वीर देखिए जरा, प्रशांत किशोर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ 2017 का कैप्टन का जो चुनाव है वो प्रशांत किशोर ने उसका खाका तैयार किया था, और 2017 का चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह जीते। यही पीके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या 2024 का सीक्रेट प्लान तैयार कर रहे हैं। जरा जल्दी से ग्राफिक्स में दिखाऊं कि कैसे ये देखिए, कांग्रेस 77 सीटें जीती, पीके ने रणनीति बनाई थी। कुल 117 सीटें हैं, अकाली दल को 20 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी को 15 सीटें मिली। कांग्रेस 77 सीटों के साथ बहुमत में आई। यह रणनीति का खाका भी पीके ने तैयार किया था। तो यह दूसरी उनकी बड़ी कामयाबी थी। आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह जो प्रशांत किशोर अगर 2024 की रणनीति और सीक्रेट प्लान तैयार कर रहे हैं, तो क्या प्रशांत किशोर इससे पहले जो उनका सक्सेस रेट रहा है, ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी के साथ आप प्रशांत किशोर को देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश चुनाव में भी प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाई। आंध्र प्रदेश की नतीजे क्या है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। यही प्रशांत किशोर कैसे 24 की बिसात बिछाने की तैयारी है, शतरंज पर कैसे बिसात बिछाएंगे। देखिए जरा, कुल सीटें 175, वाईएसआर यानी जगन मोहन के लिए प्रशांत किशोर काम कर रहे थे। 175 में से जगन को मिली 151 सीटें, और ये देखिए जरा, टीडीपी के खाते में सिर्फ 23 सीटें आई। और प्रशांत किशोर की जो सबसे बड़ी जीत कही है या कामयाबी कही है वो पश्चिम बंगाल है। ममता बनर्जी के रणनीतिकार के रूप में भी प्रशांत किशोर काम कर रहे थे। ममता बनर्जी के साथ वो कदम से कदम मिला रहे थे। उनका एक ऑडियो भी लीक हुआ, वो भी आपको याद होगा। लेकिन ममता के साथ रणनीतिकार और चाणक्य की भूमिका में रहने वाले प्रशांत किशोर का बंगाल का सक्सेस रेट देखिए जरा। क्या बंगाल के नतीजे आए? बंगाल में कुल सीटें 294, दीदी को मिली 213। यानी प्रशांत किशोर की रणनीति अगर कामयाब है तो ममता बनर्जी 213 सीटें जीतने में कामयाब हुई, और बीजेपी को, जैसा कि प्रशांत ने कहा था कि 100 तक नहीं पहुंच पाएंगी, बीजेपी को 77 सीटें मिली। यह है प्रशांत किशोर का सक्सेस रेट, कामयाबी का आंकड़ा। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हराने का जो सीक्रेट प्लान तैयार किया है, इस सीक्रेट प्लान में क्या शामिल है, कौन कौन से नेताओं को एकजुट करना है, किसे किसे मिलाना है, आइए आपको यह बताने जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर के साथ इस सीक्रेट प्लान में कौन कौन शामिल होगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जो रणनीति है उसमें कांग्रेस पार्टी शामिल होगी क्या, यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस के अलावा क्या शरद पवार भी उसमें शामिल होंगे, उस मोर्चे का हिस्सा शरद पवार होंगे? क्या उद्धव ठाकरे उस मोर्चे का हिस्सा होंगे? और क्या
ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उस मोर्चे का हिस्सा बनेंगी। सीताराम येचुरी भी उस सीक्रेट प्लान में शामिल है क्या? समाजवादी पार्टी, क्या अखिलेश यादव भी उसमें शामिल है? मायावती भी क्या उस सीक्रेट प्लान में शामिल है? और क्या तेजस्वी यादव यानी आरजेडी भी उस सीक्रेट प्लान का हिस्सा है 2024 के लिए तैयार किया गया? अरविंद केजरीवाल भी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? तो स्थिति 2014 में फिर एक बार 19 जैसी होगी क्या? यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम सब की लड़ाई फिर से होगी क्या 2024 में? यह बड़ा सवाल है। लेकिन 2019 में आपको याद होगा इस तरह की तस्वीर सामने आई थी। याद कीजिए 2019 में खुद बंगाल में महागठबंधन की कोशिश की गई थी चुनाव से पहले। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें सामने आई थी कि सब एक साथ एक मंच पर आ जाएं। ये देखिए लाइन से आप देखिए यहां जो नेता नजर आ रहे हैं आपको, शरद पवार भी हैं इसमें शामिल, अखिलेश यादव भी शामिल हैं। ये बड़ा सब मंच बना था और महागठबंधन के सारे नेता इस पर दिखाई दे रहे थे। 2019 में मोदी वर्सेस ऑल था, लेकिन ये फ्लॉप साबित हुए थे नतीजों में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नतीजों में 19 के साफ हो गया था कि यह काम नहीं किया है। आइए अब आपको बताते हैं कैसे हवा निकल जाएगी। ये सब एक मंच पे एक साथ आपको भले ही नजर आ रहे हो, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर हकीकत में कैसे हवा निकल जाएगी जब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा। ये आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पीके का ऐसी रणनीति और सीक्रेट प्लान के खिलाफ सबको एक करना, यह बड़ी चुनौती है पीके के लिए। जल्दी से अगर मैं वो ग्राफिक्स दिखाऊं कि कैसे इनकी हवा निकलेगी, कहां कहां इन दलों की हवा निकलने वाली। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का जल्दी से अगर आप ग्राफिक्स दें मुझे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो यूपी में क्या हो सकता है, ये देखिए आपके सामने। यूपी में देखिए जरा कौन कौन है। ये गुब्बारा जो उत्तर प्रदेश का है, इसमें मायावती आपको नजर आ रही है, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि ये सब क्या मोदी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर ये बेशक एक साथ एक मंच पर आकर हाथ मिला सकते हैं, लेकिन यूपी में जब चुनाव लड़ने की बारी आएगी तो राहुल और अखिलेश चुनाव लड़ चुके हैं साथ में। नतीजे क्या है आपको पता था। समाजवादी पार्टी और बीएसपी यानी अखिलेश और मायावती साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। नतीजे क्या है आपको पता थे। लेकिन सवाल यही है कि यह गुब्बारा फूट जाएगा, यह गुब्बारा फूट जाएगा, यह कामयाब नहीं होगा। यह कम से कम पुरानी नजीर और नतीजे बता चुके हैं। अगला दूसरे की बात करेंगे, बंगाल की हम बात करेंगे। गुब्बारा फूट गया यूपी वाला। बंगाल में बेशक ये सब मोदी के खिलाफ एक होने की कोशिश करें, लेकिन बंगाल में क्या होगा? बंगाल में लेफ्ट, कांग्रेस और ममता क्या एक साथ आकर चुनाव लड़ेंगे? कम से कम विधानसभा चुनाव में तो ममता बनर्जी और कांग्रेस एक साथ आकर चुनाव नहीं लड़े, तो फिर यह गुब्बारा बंगाल में भी फूट जाएगा मोदी के खिलाफ। यह तस्वीर साफ है। न सिर्फ बंगाल, बल्कि मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में देखिए क्या होगा। महाराष्ट्र में अलग अलग चुनाव लड़े गए, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र की परिस्थितियां देखिए। एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस यानी राहुल गांधी। कांग्रेस के साथ क्या ये सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे मोदी के खिलाफ? यह कहना मुश्किल है, क्योंकि इन्हें अपने काडर को मनाना, अपने नेता को मनाना ग्राउंड पर इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो यह गुब्बारा फिर फूट जाएगा। अगला देखिए, देश की राजधानी दिल्ली दूर जाने की जरूरत नहीं है। मोदी के खिलाफ केजरीवाल और कांग्रेस बेशक एक हो जाएं, लेकिन दिल्ली में क्या मिलकर अब तक चुनाव लड़ पाए? यह गुब्बारा दिल्ली वाला भी फूट जाएगा। सवाल यह है, एक और राज्य पंजाब की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। पंजाब में देखिए क्या होगा। पंजाब में क्या अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह यानी कांग्रेस और केजरीवाल मिलकर चुनाव लड़ेंगे? बीएसपी भी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी क्या? यह गुब्बारा यहां फूट जाएगा। तो मैंने आपको 5 राज्यों के उदाहरण दे दिए। बेशक 2024 की कितनी तैयारी क्यों ना कर लें, लेकिन यह बता रहा है कि ये 5 राज्यों के उदाहरण बता रहे हैं कि ये सिर्फ पर्दे के पीछे और बातों में रणनीति बन सकती है, लेकिन जमीन पर उतारना लगभग बहुत मुश्किल है। आइए आपको बताते हैं दूसरी परेशानी क्या है। सिर्फ ये गठबंधन नहीं, दूसरी परेशानी जो है वो दूसरी परेशानी है कि आखिर दूल्हा कौन होगा। यानी रेस में हर शख्स ये चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। सबसे पहले राहुल गांधी का चेहरा। कांग्रेस चाहेगी कि उनके युवराज जो सालों से पीएम इन वेटिंग है, पीएम कैंडिडेट हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री बन सकेंगे इस मोर्चे के साथ जुड़कर? जिसकी संभावना कम है, क्योंकि राहुल गांधी को बाकी सीनियर लीडर्स नहीं स्वीकारेंगे।
शरद पवार का एक विकल्प है। क्या शरद पवार के चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जा सकती है? लेकिन संभव है शरद पवार के चेहरे पर कांग्रेस तैयार ना हो, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी के सामने किसी को स्वीकार नहीं कर सकती। इसके अलावा मायावती का क्या वो चेहरा हो सकता है जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लड़ा जाए? मायावती के चेहरे पर भी संभव है कांग्रेस तैयार नहीं होगी या कुछ और दल तैयार नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल क्या वो चेहरा हो सकते हैं? अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर न जाने कितनी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी जो खिलाफ में खड़ी हो जाएंगी, अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, उसके कैंडिडेट के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये था सीक्रेट प्लान, आपको बताऊं, लेकिन सीक्रेट प्लान फ्लॉप प्लान साबित होगा 2024 तक। बहरहाल आगे बढ़ते और अब बात करते हैं एक और बड़ी समस्या की बात करें, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। बात आपको बताएंगे कि डॉक्टर्स, अगर आपको डॉक्टर से कोई परेशानी है तो आप क्या कर सकते हैं। अस्पताल में आपके साथ कोई ऐसा अपराध हुआ है, आपके पेशेंट के साथ, आपके मरीज के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो क्या कर सकते हैं, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए जरा तस्वीरें जो आपको दिखाने जा रहे हैं, G7 समिट की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये G7 समिट के नेता हैं, बोरिस जॉनसन को आप देख रहे हैं। ये सब नेता फुल स्क्रीन जरा दिखाइए। ये देखिए कोहनी से हाथ मिला रहे हैं। कोरोना का बहुत खतरा है, बहुत डर है, लेकिन देखिए जरा मास्क किसी ने नहीं लगाया है। सबसे ताज्जुब की बात ये कि G7 के ये नेता मिले, बीच के किनारे मिले हैं, कोरोना से डर की वजह से हाथ नहीं मिला रहे हैं। ये देखिए कोहनियां मिला रहे हैं, ये डर है, लेकिन देखिए ताज्जुब, मास्क नहीं लगाया किसी ने। ये दिखावा केवल नजर आ रहा है। एंजेला मार्केल को आप देख रहे हैं, जो बाइडेन को देख रहे हैं, मास्क कोई नहीं लगाए, सब बिना मास्क हैं और कोहनियां लड़ा रहे हैं बताने के लिए कि कोरोना को लेकर कितने गंभीर हैं, कोरोना को लेकर कितने संजीदा हैं, कोरोना को रोका जाए किसी तरह से। लेकिन देखिए ये बड़ा हास्यास्पद है कि विश्व के अलग अलग देशों के, अलग अलग मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, दुनिया के लिए एक नजीर और उदाहरण है, कोहनियां मिला रहे हैं, कोरोना का डर बता रहे हैं कि इस वक्त में हाथ ना मिलाया जाए। दरअसल ये संदेश देने की कोशिश थी कि हाथ नहीं मिला रहे हैं, कोहनी मिला रहे हैं। लेकिन देखिए जरा, मास्क किसी ने नहीं लगाया। सबसे ताज्जुब की बात ये, बोरिस जॉनसन को आप देख रहे हैं, बिना मास्क कोहनी लगा रहे हैं, खुद से झूठ बोल रहे हैं या दुनिया में गलत संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मास्क मत लगाइए, कोहनियां मिला लीजिए, काम चलेगा। लेकिन ये एक गलत नजीर पेश कर रहे हैं G7 के ये नेता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अब डॉक्टर्स प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। 18 जून को उनकी तैयारी है कि वो प्रदर्शन करेंगे बड़े स्तर पर, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ जगह जगह मारपीट हो रही है। तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा, असम की तस्वीर है ये देखिए। क्योंकि कोरोना के दौर में लोगों को इस कदर गुस्सा था कि उन्होंने अपनों की जान जाने के बाद किस तरह डॉक्टर्स पर हमले किए। ये देखिए जरा, डॉक्टर्स को बेरहमी से पीटा गया है और ये बहुत बड़ी खबर थी अपने आप में। असम की तस्वीर, डॉक्टर्स को लातों से मारा गया, डॉक्टर्स को बर्तनों से मारा गया, जो अस्पताल में उपकरण थे उससे पीटा गया। इसके बाद डॉक्टर्स बहुत नाराज हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बहुत नाराज है। न सिर्फ ये तस्वीर, कोरोना काल में इस तरह की बहुत सी तस्वीरें आई। ग्वालियर की मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, वहां भी यही नजीर सामने आई। देखिए जरा, ग्वालियर में एक शख्स इतना गुस्सा हो गया, इतना नाराज हो गया, इस महिला से लड़ने लगा। उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये देखिए, महिला को बेरहमी से मारा। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें में दिखाऊं, ये देखिए, महिला पर टूट पड़े बुरी तरह से, जो वहां तीमारदार थे महिला को मारने लगे। यानी इस कोरोना काल में जब पेशेंट अस्पताल में भर्ती था, उसके बाद त्राहिमाम देखने को मिला अस्पतालों में, और इसी से नाराज होकर डॉक्टर्स अब प्रदर्शन करने जा रहे हैं। एक साथ इन बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए डॉक्टर्स ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर वो ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि कैसे डॉक्टर्स, किन वजहों से डॉक्टर्स दरअसल शिकायत कर सकते हैं और इसके खिलाफ बाकायदा जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी। आइए मैं क्या करने जा रहा है जरा सुनिए पहले। हमारे काम करने के टाइम पे आपने देखा होगा कि हमारे 720 डॉक्टर 1-1.5 महीने में, जो दूसरी वेव आई थी उसमें हमारे एक्सपायर हो गए हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर्स अच्छी तरह से काम कर रहे थे, बहुत तन मन से काम कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम वायोलेंस जो है डॉक्टर्स के अगेंस्ट हॉस्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी। एक्स्ट्रा काम करने के बावजूद भी इस तरह से वायोलेंस हो गया था। काफ़ी जगह पे इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स में हो गया था।
और आइए अब आपको बताते हैं कि अगर आपका पेशेंट अस्पताल में है, उसके साथ कोई तकलीफ हो जाए, उसकी जान चली जाए, उसके साथ कोई नेग्लिजेंस हो, तो आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, आइए आपको बताता हूं मैं। आपके पास क्या विकल्प है। अस्पतालों में लापरवाही के तमाम मामले सामने आते रहते हैं, जिन्हें लेकर बड़े विवाद भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं, यह हम आपको बताते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अस्पतालों पर अक्सर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगते रहे हैं। अगर अस्पताल या डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हो जाती है, तो परिजन दो तरह से केस दायर कर सकते हैं। पहला क्रिमिनल केस और दूसरा उपभोक्ता फोरम में केस दायर कर सकते हैं। यह आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग हैं जो परेशान हुए इस दौरान। अस्पतालों के जरिए बहुत सी खबरें आई हैं, अस्पतालों में डॉक्टर से परेशान है, मेडिकल स्टाफ ने से कोई परेशानी हुई है, और अब वो परेशान है कि आखिर जाए तो जाए कहां। तो खास आपके लिए ये शो का चंक में लेकर आया हूं कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि क्रिमिनल केस के बारे में आपको बताते हैं। तो अगर डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत होती है, तो आप क्रिमिनल केस दायर कर सकते हैं, जिसमें आप डॉक्टरों को आरोपी भी बना सकते हैं। ऐसे में मामले की जांच होती है, और अगर लापरवाही का दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। वहीं अस्पतालों की लापरवाही के खिलाफ मरीजों के परिजन उपभोक्ता फोरम भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में परिजनों के पास अस्पताल के पूरे बिल होने जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका पेशेंट अगर अस्पताल में है, मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है, तो आपके पास पेपर पूरे होने चाहिए, डॉक्टर के पर्चे पूरे होने चाहिए। आपके मरीज की मौत हो गई है तो उसे कौन सी दवा डॉक्टर ने दी थी, वो पर्चे पूरे होने चाहिए। और उसके बाद आप अपील कर सकते हैं उपभोक्ता फोरम में। तो डॉक्टर या अस्पताल के खिलाफ यह अपील की जा सकती है। सुनवाई के दौरान अगर अस्पताल दोषी पाया जाता है तो कोर्ट जुर्माना लगाता है, और यह जुर्माना मरने वाले मरीज की उम्र, शिक्षा और कमाई के आधार पर किया जा सकता है। अक्सर आरोप लगता है कि गंभीर मरीज को अस्पताल ले जाने के दौरान डॉक्टर कागजी खाना पूर्ति करने में समय बर्बाद करते हैं। लेकिन आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब जख्मी या इमरजेंसी मरीज अस्पताल पहुंचे तो सबसे पहले उसे इलाज मिलना चाहिए, जो पेपर वर्क जरूरी है। और उसके बाद यह किया जा सकता है कि अगर अस्पताल इस नियम का पालन नहीं कर रहा है तो आप पुलिस और स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास जा सकते हैं। एक ये विकल्प है। वहीं देखा यह गया है कि जब कोई मरीज प्राइवेट अस्पताल जाता है तो आरोप लगते हैं कि अस्पताल पहले पैसे जमा कराते हैं। लेकिन आपको बता दें कि नियम यह है कि अगर केस इमरजेंसी है तो बिना किसी एडवांस के इलाज शुरू करना होता है। हालांकि अगर इमरजेंसी केस नहीं है तो एडवांस जमा करना होता है। और अगर मरीज की मौत हो जाती है और अस्पताल का बिल एडवांस से ज्यादा है और मरीज के परिजन पैसे नहीं देते हैं, तो ऐसे में अस्पताल वसूली के लिए कोर्ट जा सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि डॉक्टर्स के खिलाफ बेशक आप ये कर सकते हैं, लेकिन बड़ी चीज ये है कि मारपीट समस्या का समाधान नहीं है। डॉक्टर्स के पास भी विकल्प हैं ऐसे तीमारदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के। उसी तरह से मरीजों और उनके तीमारदारों के पास भी विकल्प है। डॉक्टर या वार्ड बॉय या मेडिकल स्टाफ ने कुछ ऐसी हरकत की है तो आप उनके खिलाफ भी केस कर सकते हैं। यानी हाथ उठाना और मारपीट समाधान नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको अब दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के साथ है कांग्रेस का पंजा। पाकिस्तान के हाथ में कांग्रेस का पंजा है। यह हम क्यों बता रहे हैं, यह आपको बताएंगे। सवाल यह है, आज सबसे ज्यादा जेरे बहस जो मुद्दा था वो ये कि कश्मीर में अमन शांति कायम हुई 370 के हटने के बाद। अगर तस्वीरें मैं दिखाऊं, 370 हटने के बाद अमन और शांति कायम हुई। लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती है कि कश्मीर में ये हालात सामान्य रहे। कांग्रेस चाहती है कि 370 का जो मुद्दा था उसे फिर से भड़काया जाए, फिर से उसे मुद्दे के जरिए अलगाव पैदा किया जाए, जिससे कश्मीर के हालात फिर से खराब हो जाएं। जरा सुनिए, आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इमरान खान जो कह रहे हैं वही कांग्रेस कह रही है। लेकिन जरा सुनिए दिग्विजय सिंह ने कैसे कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो 370 की वापसी के बारे में विचार किया जाएगा। सुनिए जरा। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something
which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision. तो दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो 370 फिर से लाने पर विचार करेंगे, यानी फिर से अलगाववाद, फिर से आतंकवाद, इसमें कांग्रेस का हाथ है। ऐसा क्यों है? जो बात दिग्विजय सिंह कह रहे हैं यही बात इमरान खान भी कह रहे हैं। सुनिए जरा इमरान को। कश्मीर के लोगों के लिए एक तारीखी मौका मिल गया है आज़ाद होने का, इनकी गलती की वजह से, और गलती हुई तकब्बुर में। ये जो अब कश्मीर के अंदर जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, आपने ये जो हमारी अब तहरीक चलेगी और इंशाल्लाह ये चलेगी जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता, आपने अपना रोल प्ले करना है। और जैसे ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि 370 फिर से वापस लेकर आएंगे, दिग्विजय के साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे, पिता कांग्रेसी रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधे दिग्विजय सिंह पर हमला किया। क्या कुछ लिखा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, सोचिए। कांग्रेस में रहे, दिग्विजय सिंह के बयान के बाद लिख रहे हैं, कांग्रेस आज भी पाकिस्तान का पक्ष लेने से नहीं चूकती है। यानी दिग्विजय सिंह पर हमला कर रहे हैं सीधे सीधे। कांग्रेस की नीति और नियत का सत्य है। बाकायदा दिग्विजय को टैग किया है। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, दिग्विजय को टैग करते हुए लिखा दिग्विजय जी। यानी कांग्रेस पाकिस्तान का समर्थन कर रही है, इस पर सवाल करते हुए सीधे सीधे दिग्विजय पर सवाल किया। न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्कि बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और सीधे सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस क्या कश्मीर में आतंकवाद को अभी भी बरकरार रखना चाहती है। सुनिए जरा। कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे। ऐसे कई सौ हिंदुस्तान के लॉ है, कानून है, जो हिंदुस्तान में लागू होते थे और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। आज वो वहां लागू हो रहे हैं, वहां के लोगों का जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। उसके खिलाफ भी कांग्रेस एक वातावरण तैयार करना चाहती है। दिग्विजय सिंह जी का जो क्लब हाउस का चैट निकल के आया है, ये एक बार फिर से बताता है कि कांग्रेस देश विरोधी भावनाओं में, देश विरोधी साजिशों में लिप्त हो गई है। नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते अब भारत के विरोध पे आ गई है। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है। जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। सोनिया जी जवाब दो, देश आपसे जवाब चाहता है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ये बयान दे कि कांग्रेस आएगी तो धारा 370 वापस लाएगी, ये दिग्विजय सिंह के, राहुल गांधी के और श्रीमती सोनिया गांधी के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये कभी पूरे नहीं होंगे। तो आपने सुन लिया कांग्रेस पर कैसे हमला कर रही है अब बीजेपी। आइए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कि जब 370 हटी, यानी सवाल यह है कि जब 370 हटी उसके बाद देखिए कश्मीर के हालात क्या थे। कश्मीर को संभाला है देश ने 370 हटाने के बाद, लेकिन 370 हटते ही सबसे पहला बयान किसका आया? 370 हटने के बाद सबसे बड़ी परेशानी अगर किसी को हुई तो वो कांग्रेस की हुई। राहुल गांधी का ट्वीट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। 370 हटने के 20 दिन बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, जम्मू कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता और नागरिक आजादी पर अंकुश लगाए हुए 20 दिन हो गए। यानी राहुल गांधी इसे अंकुश लगाना कह रहे थे। जम्मू कश्मीर में लोगों पर कठोर बल प्रयोग हुआ और प्रशासनिक क्रूरता हो रही है, यह राहुल गांधी अपनी देश की सेना पर आरोप लगा रहे थे। वो तब जब कश्मीर के अंदर एक चींटी भी नहीं मरी। और राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, यही ट्वीट राहुल गांधी का पाकिस्तान लेकर पहुंच गया संयुक्त राष्ट्र। सोचिए राहुल गांधी कैसे इमरान खान और पाकिस्तान की कठपुतली बने हुए थे। देखिए, ये जो मैं आपको लेटर दिखा रहा हूं, ये यूनाइटेड नेशंस का लेटर है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने ये लेटर दिया, इसमें बाकायदा राहुल गांधी का नाम लिखा है, मिस्टर राहुल गांधी।
हु हैज नोटेड, अगर फुल स्क्रीन में तस्वीरें दिखाऊं, राहुल गांधी के ट्वीट को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में दिखाया है और वो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। देखिए जरा, राहुल गांधी का नाम लिखा हुआ है बाकायदा लाल घेरे में, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी संयुक्त राष्ट्र में भी राहुल गांधी कठपुतली बन गए हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर इसमें लिखा क्या था। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को क्या लिख कर दिया राहुल गांधी के ट्वीट के साथ, वो मैं दिखाने जा रहा हूं। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को एक चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी मैंने आपको दिखाई। चिट्ठी में राहुल गांधी के ट्वीट का जिक्र है, बाकायदा राहुल का नाम मेंशन है उसमें। इसमें लिखा क्या हुआ है, इसमें इसको जल्दी से मूव करें, इसमें लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर में आजादी छीन ली। यानी ये बात पाकिस्तान कह रहा था और कश्मीर में आम लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। राहुल गांधी के ट्वीट को कोट करते हुए जुल्म के खिलाफ राहुल ने आवाज उठाई है, यानी पाकिस्तान राहुल की बात को कह रहा है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। राहुल ने कहा जम्मू कश्मीर में लोग मर रहे हैं। वो जो चिट्ठी पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में दी, ये चीजें उसमें लिखी हुई थी। आज सवाल यह है कि आखिर कश्मीर के साथ कांग्रेस का यह पाप बहुत लंबे वक्त से जारी है। आइए आपको दिखाने जा रहे हैं कि कांग्रेस ने कश्मीर में क्या क्या किया है। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि कश्मीर पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा जो हुआ, उसके पीछे बड़ी वजह कांग्रेस है। इसके अलावा 1989 में कांग्रेस पर चुनाव में धांधली के इल्जाम लगे और ये जो धांधली के आरोप कांग्रेस पर लगे, इसके बाद कश्मीर के अंदर अलगाववाद बढ़ गया और आतंकवाद को बढ़ावा मिला। और इसके साथ ही 1990 में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ, आतंकवाद को बढ़ने दिया गया। कश्मीर के अंदर 370 का समर्थन करती रही कांग्रेस। सवाल यह है, और अलगाववाद को भी पालती पोसती रही कांग्रेस। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। कांग्रेस तो कांग्रेस, दिग्विजय सिंह नहीं ऐसा कर रहे हैं। जो दिग्विजय सिंह कर रहे हैं वही राहुल गांधी कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं जैसा गुरु वैसा ही चेला। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिग्विजय सिंह अब क्या कर रहे हैं, ये आपको बताने जा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह दरअसल इसी क्लब हाउस चैट जो था, इसी क्लब हाउस चैट पे दिग्विजय सिंह बोलते सुनाई दे रहे हैं कि हिंदू कट्टरपंथी, हिंदू चरमपंथी। सुनिए जरा पहले दिग्विजय सिंह को। And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism, because in a Muslim majority state there was a Hindu Raja and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government. तो ये दिग्विजय सिंह का आपने बयान सुना। दिग्विजय सिंह पहले भी भगवा को लेकर हमले करते रहे। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह का वो बयान, ये कोई पहला बयान नहीं, दिग्विजय सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था जो भगवा पहनने वाले हैं यही रेप करते हैं, यही बलात्कार करते हैं। सुनिए जरा। भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं, क्या यही है हमारा धर्म? हमारे सनातन धर्म को जिन लोगों ने बदनाम किया है उन्हें ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। तो हम क्यों कह रहे हैं जैसा गुरु वैसा चेला? जो बात कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी भी उसके बाद ये बात दोहरा चुके कि जो मंदिर जाते हैं वही लड़कियां छेड़ते हैं। सुनिए जरा। मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई यह है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर हिंदुओं का अपमान और आतंकवाद का सम्मान यही करती है कांग्रेस, यही करते हैं राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह। कैसे हिंदुओं का अपमान किया ये मैंने आपको सुनवाया, लेकिन दिग्विजय सिंह खुद
ओसामा को तो ओसामा साहब कहते हैं। सुनिए जरा, वो भी मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। दिग्विजय सिंह का वो बयान, हिंदुओं पर भगवा पर सुन लिया, अब जरा ओसामा पर सुनिए। पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी के 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो हैं कई वर्षों से रह रहे थे। पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी के 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो हैं कई वर्षों से तो दिग्विजय कह रहे हैं ओसामा जी। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? जैसा गुरु वैसा चेला। राहुल गांधी मसूद अजहर को सम्मान दे रहे हैं, सुनिए। अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच खींचतान चल रही थी। खबर यह है कि शिरोमणि अकाली दल और बसपा का गठबंधन हो गया है। मायावती ने खुद फोन लगाकर प्रकाश सिंह बादल से बात की है, सुनिए जरा। बहन जी बहुत बहुत मुबारक आपको जी। आज जी बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। सब सेरेमनी होगी, बहुत खुशी हुई है। आप जल्दी आपको दावत देंगे कि पंजाब में आए। ठीक है जी, ठीक। आगे से आप इलेक्शन भी पंजाब से लड़ा था। आपका स्वास्थ्य पूछ रही है? आपका सेहत ठीक है जी? आपकी सेहत पूछ? मेरी ठीक है जी, बिल्कुल। तो मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है बसपा और शिरोमणि अकाली दल। बड़ा दिलचस्प ये है कि इस बार बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।